डेंसिटी के बारे में बात करें, all materials have high density and within a एक पीरियड में, ठीक है, डेंसिटीज वेरी इनवर्सली विद एटॉमिक रेडियाई। मतलब साइज छोटा होता है तो मतलब साइज जैसे से छोटा होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ये क्लियर है। इन अ पीरियड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? क्योंकि एज यू मूव अलोंग अ ट्रांजिशन, एज यू मूव, जैसे जैसे पीरियड के लॉन्ग चल रहे हैं, क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई तो ठीक है कुछ हद तक कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रहा है, बट एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा है? एटॉमिक रेडियाई एक तरीके से देखा जाए डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, एंड एटॉमिक वॉल्यूम, देखो एटॉमिक वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीजेस, लेकिन एट द सेम टाइम एटॉमिक मास क्या कर रहा है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे तुम अलोंग द पीरियड जा रहे हो, वॉल्यूम, मास तो बढ़ ही रहा है, और वॉल्यूम के केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आगे बढ़ रहे हैं तो ये कम हो रहा है या फिर कांस्टेंट रह रहा है? तो जनरली में कम लिख लेते हैं, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या बढ़ेगा? डेंसिटी बढ़ेगा, क्लियर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ही, मालूम होना चाहिए कहाँ, कॉपर और जिंक में डेंसिटी किसका ज्यादा होना चाहिए था? जिंक का, लेकिन डेंसिटी कॉपर का ज्यादा है। रीजन, इन जिंक एटॉमिक साइज थोड़ा बढ़ गया है, कल ही किए थे, विच इज अ डोमिनेंट फैक्टर। वो डोमिनेंट मास भी बढ़ा है, एटॉमिक मास जिंक का बढ़ा है, लेकिन अब ऑब्जर्वेशन है तो जिंक का जो वॉल्यूम बढ़ा है डिनोमिनेटर में, तो डेंसिटी कम हो गया है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट याद रखना, सबसे लोएस्ट डेंसिटी इन 3D सीरीज किसका है, या लोएस्ट डेंसिटी इन डी ब्लॉक ही याद रख लो, याद रखिएगा स्कैंडियम। और हाईएस्ट डेंसिटीज इन डी ब्लॉक, वो याद रखना, ये दोनों है, ऑस्मियम एंड इरिडियम, हाईएस्ट डेंसिटी इन दोनों। स्क्रीनशॉट लो।
चलो हो गया। यस सर। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिख देना, densities increase upon descending a group। ग्रुप में जाते हैं तो ये डेंसिटी इंक्रीज करता है। ठीक। अच्छा, एंड द डेंसिटीज ऑफ थ्री डी सीरीज और फोर डी में ज्यादा ये है। बस इतनी सारी बातें याद रखना। अब आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इसके बारे में डेटा है। IE1 जो है ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी किसके बीच में लाई करता है, एस और पी के बीच में, तो ऑब्वियस बात है IE1 जो है वो एस ब्लॉक से हायर होगा। बट लेसर देन पी ब्लॉक, ये याद रखना। ठीक है। सेकंड पॉइंट रखिएगा, इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है, इन अ सीरीज increases from left to right। ये इन जनरल है, विथ इरेगुलर ट्रेंड्स है। बोलोगे सर इरेगुलर ट्रेंड्स कहाँ है, देखो इरेगुलर ट्रेंड्स कहाँ पर है बताता हूँ। देखो, जैसे स्कैंडियम हुआ, स्कैंडियम तो है ही, टाइटेनियम का क्या होगा, उससे बड़ा। अब वैनेडियम का क्या होना चाहिए, टाइटेनियम का स्कैंडियम से बड़ा, वैनेडियम का क्या होना चाहिए, टाइटेनियम से बड़ा, लेकिन वैनेडियम का यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वैनेडियम का थोड़ा छोटा है, याद रखना। उसके बाद क्रोमियम का क्या है, क्रोमियम का फिर से बड़ा है, तो ठीक है, यहाँ तक सही चला। उसके बाद मैग्नीज है, जनरल में यही ट्रेंड है, ऐसा कि वैनेडियम एक जगह थोड़ा एक्सेप्शन है, वैनेडियम और टाइटेनियम। उसके बाद मैग्नीज के बाद क्या होना चाहिए, मैग्नीज का क्रोमियम से ज्यादा है, फिर होना चाहिए Fe का, तो वो भी सही है। Fe के बाद किसका ज्यादा होना चाहिए, कोबाल्ट का, लेकिन यहाँ पर फिर से Fe का ज्यादा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, Fe का कोबाल्ट से ज्यादा है, और कोबाल्ट का जो है वो निकल से भी ज्यादा है, एक्सेप्शन आ गया। देख रहे हो, इरेगुलर ट्रेंड्स हैं। उसके बाद कॉपर का सबसे ज्यादा है, ये ठीक है, और उसके बाद जिंक का ज्यादा है। तो थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड तो है, यहाँ पर रीजन भी बताऊंगा, और इनमें ध्यान देना थोड़ा सा। मैक्सिमम जो है वो है तुम्हारा इस पूरे सीरीज में जिंक का, ठीक है, टॉप 3।
जिंक है, उसके बाद आयरन है, ठीक है ना, उसके बाद कोबाल्ट है, ठीक है। टाइटेनियम और क्रोमियम अगर कंपेयर करोगे तो क्रोमियम का टाइटेनियम से थोड़ा कम है। रीजन बताता हूँ, नोट करो पहले इतना। चल लिख लिया, यस सर। ठीक। अब ये इरेगुलर ट्रेंड्स का एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इरेगुलर ट्रेंड? जबकि जनरली में क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल तो यही पढ़े हो कि जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो देखो ये क्या है, the irregular trend in the first in the IE1 of first transition series ठीक है, that is due to the fact, मैं पहले लिखा देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा, that the removal of one electron ठीक है alters the relative energies alters the relative energies of the 4s and 3d orbitals। मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। therefore there is रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ये लाइन एकदम एनसीईआरटी से उठा करके दिखा रहा हूँ। therefore there is a reorganization energy, ठीक है, accompanying ionization with some gains in exchange energy। ये सेंटेंस समझ में आया ही नहीं होगा क्या इसका मतलब है, तो बताना बाकी है, ठीक है। as the number of electron increases from the transference of s electron into d orbitals। ठीक है, इसको नोट करो, बताता हूँ इसका क्या मतलब। चलो आगे बढ़ो। एक मिनट सर। हम्म
हो जाए तो बोलना। सर हो गया। हो गया। अच्छा पहले इसको सोच समझो, ये थोड़ा एनसीईआरटी में लिखा तो है। पहले तो एक चीज तुमको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, पता नहीं आप लोग को ये मालूम है कि नहीं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन आएगा पहले, फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe प्लस, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो Fe कितना है? 3d6 4s2। अच्छा तुम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आपको मालूम है कहां से निकालोगे? 4s से निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं बहुत बच्चों को ये चीज नहीं मालूम रहता है। ठीक है ना? देखो क्या होता है, जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अचानक से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। यार तो जेड इफेक्टिव के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है, ये बहुत लोग को नहीं मालूम। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट। देखो क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, लेट मी अंडरलाइन दिस, इट ऑल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द 4s और 3d ऑर्बिटल्स के बीच में थोड़ा सा एनर्जी का जो गैप है, थोड़ा चेंज कर जाता है, ऑल्टर्ड। इनफैक्ट 4s वाला इलेक्ट्रॉन अब 3d के अंदर चला जाता है, एंड देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ठीक है? और एक्सचेंज एनर्जी कैसे बढ़ते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो ट्रांसफरेंस होता है एस इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझो कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आता है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस सिस्टम। तो आपसे कोई अगर पूछेगा ना कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है Fe प्लस में, आंसर नहीं दोगे सर 3d4 4s1 सिस्टम नहीं है। Fe प्लस इज नॉट d6s1। सारा सर गलत है। Fe plus is actually D7 4s0 system. That is how many unpaired electrons? 3 unpaired। ये पहले याद रखना, ये पूरे डी ब्लॉक में चलता है। अब इसमें अब बोलोगे सर तो इससे आयनाइजेशन एनर्जीज में कैसे फर्क आता है? व्हाई इज देयर इरेगुलर ट्रेंड्स ड्यू टू दिस? उसका रीजन देखो, चलो एग्जांपल देखते हैं। वैनेडियम का कितना है बताओ? वैनेडियम का है 3d3 4s2। जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वैनेडियम का जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो ये बन जाएगा कितना बताओ? 3d3 4s1 नहीं, क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा S से D में। दिस इज नोन एज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे होता क्या है देखो ध्यान से। D3 सिस्टम में ये होता है, D3 सिस्टम में इनिशियली वैनेडियम ऐसा था, और जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये ऐसा बन गया। नाउ क्या नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़े हैं कि घटे हैं? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हुए? बढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ने से क्या होता है? अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद हो, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होने से बढ़ने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब हुआ कि आप ऐसे समझो कि नेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में कम हो गया कि ज्यादा हो गया, ऐसे ऐसे समझो ना। अगर आपको
वैनेडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जैसे ही आप गए और आपको चाहिए कि 100 जूल्स चाहिए, तो अब एक एटम तो ऐसे रहता नहीं, जैसे ही आपने वैनेडियम से थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकाला, सम ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपेंसेटेड। वाई? वो एक्सचेंजेस जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो आपको हेल्प कर दिए। सो नेट आयनाइजेशन एनर्जी में ये जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ने से जो एनर्जी रिलीज हो गया है, दैट देयरफॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब नेट एनर्जी आप समझो कि कुछ एनर्जी आपने निकाला प्लस कुछ रिलीज भी हो गया एक्स्ट्रा, तो नेट एनर्जी जो हुआ फॉर IE1 वैनेडियम दैट डिक्रीजेस। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी वैनेडियम का क्या होता है, जितना एक्सपेक्टेड था टाइटेनियम से कि ज्यादा होना चाहिए, टाइटेनियम से लेस हो गया। एंड दिस इज व्हाट NCERT is talking about when he has written the line reorganization energy accompanying ionization with some gains in exchange. नोट करो इसको, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझ में आया? हो जाए तो बोलना। हुआ था क्या? अच्छा, तो स्कैंडियम का कितना है बताओ? स्कैंडियम का 3D14S2, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा बताओ? एक्सचेंजेस बढ़ा, कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगा। टाइटेनियम का क्या होगा? 3D24S2, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या बनेगा बताओ? देखो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक्सचेंजेस हैज इंक्रीज्ड। अरे एक्सचेंजेस इंक्रीज हुआ है ना, D1 का एक्सचेंज और D2 का एक्सचेंज तो इंक्रीज हुआ है। एक्सचेंजेस हैज इंक्रीज बट इट इज नॉट अ डोमिनेंट फैक्टर येट, ऑब्जर्वेशन वाइज। इसीलिए टाइटेनियम का आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम से ज्यादा है। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को? एक्सचेंजेस बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो समझ लेना कि आयनाइजेशन एनर्जी जितना एक्सपेक्टेड है इतना पैसा लगा, लेकिन कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा मिल भी गया। कहां से? एक्सचेंज एनर्जी से, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी नेट कम हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सचेंजेस बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। लेकिन तो बोलोगे फिर से टाइटेनियम का तो कम होना चाहिए, बिकॉज टाइटेनियम का D2 से D3 बड़ा है, लेकिन उतना का फर्क नहीं पड़ा, अभी तो डोमिनेंट नहीं है। वैनेडियम में जो मैंने बताया, वैनेडियम में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है 3D4S0, आयनाइजेशन एनर्जी D4 सिस्टम, एक्सचेंज एनर्जी बहुत बढ़ चुका है। यहां पर एक्सचेंज एनर्जी बढ़ चुका है, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी कम हो चुका है, और यही कारण है वैनेडियम का कम होता है टाइटेनियम से। वैनेडियम तक आते आते यू हैव टच्ड अपॉन अ D4 सिस्टम। D4 सिस्टम में अच्छा खासा एक्सचेंजेस है। क्रोमियम का देखते हैं।
क्रोमियम 3d5 4s1, और जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला अभी भी 3d5 4s0। क्या एक्सचेंजेस एनर्जीज में कोई खास फर्क पड़ा है क्या? पहले भी d5, अभी भी d5। एक्सचेंज एनर्जी नो चेंज। जहां जहां एक्सचेंज एनर्जी का चेंज होगा, समझा, वहां मतलब रिलीज हो, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। लेकिन क्या क्रोमियम में कोई एक्सचेंज एनर्जी का चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसीलिए वैनेडियम और क्रोमियम में जो जनरल ट्रेंड है दैट विल वही चलेगा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का देखो वैनेडियम से ज्यादा है, कोई एक्सचेंजेस नहीं है। मैग्नीज का 3d6 4s2, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे क्या बनेगा बताओ? 3d, सॉरी 3d5 4s2 ना, 3d6 4s2, सॉरी 4s0। क्या एक्सचेंजेस बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं, याद रखिएगा। 3d5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, एक्सचेंजेस याद हैं किसी को? d6 सिस्टम में भी 5 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सचेंज एनर्जी हैज नॉट इंक्रीज्ड। तो एक्सचेंज एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो जनरल ट्रेंड मैग्नीज का क्रोमियम से ज्यादा होता है, एग्जैक्टली सेम है। आयरन का देखो 3d6 4s2, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 3d7 4s0। एक्सचेंजेस यहां पर क्या हो रहे हैं बताओ? d6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स d6 सिस्टम में? d6 सिस्टम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? 4। और यहां पर क्या हो गया? d7 में कितने? 3। तो एक्सचेंजेस तो यहां पर घट गए। एक्सचेंजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे इरेगुलर ट्रेंड्स आएंगे, यहां पर तो एक्सचेंजेस घट गए। एक्सचेंजेस घट गए हैं तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मल ट्रेंड। अच्छा, Fe और कोबल्ट में देख लेते हैं। कोबल्ट, कोबल्ट में देखो क्या हो गया। इसके बाद किसका होना चाहिए था? Fe के बाद कोबल्ट का क्या होगा बताओ? कोबल्ट का हो जाएगा 3d8 4s0। तो Fe से कोबल्ट में जाते समय कोबल्ट का एक्सचेंज एनर्जी अब क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अब वापस उल्टा हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? एक्सचेंजेस एनर्जीज बढ़ रहे थे। अब एक्सचेंज एनर्जी Fe में जितना है, Fe में नो डाउट कम है, लेकिन Fe से कोबल्ट में गए, Fe में कितना हो गया? 3d7 आ गया ना। तो d7 का एक्सचेंज एनर्जी इज ग्रेटर देन d8। यही कारण है, एक्सचेंज एनर्जीज में रिवर्सिबल हो गया, तो इसीलिए अब आयनाइजेशन एनर्जी कोबल्ट का ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया। ये समझ में आया? फिर निकल का ज्यादा हो गया इससे। ठीक है, अब 8 का इंपॉर्टेंट नोट करना। लास्टली आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का ग्रेटर देन कॉपर। अगेन एक्सेप्शन। जिंक का इतना हाई क्यों है?
जिंक का यार पहले भी क्या था बताओ, जिंक का क्या था पहले? जिंक का पहले भी 3D10 4s2, और निकलने के बाद भी क्या 3D10 4s1 ही रहेगा ना, यहाँ पर थोड़े ना अंदर चला जाएगा। तो एक्सचेंजेस में तो कोई फर्क आया नहीं। एक्सचेंजेस अगर बढ़ते तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा घटता। उल्टा what we have to do is we have to remove zinc from a 4s orbital, so highly stable fully filled configuration, और कोई एक्सचेंज एनर्जीज में कोई फर्क भी नहीं आया है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का कॉपर से ज्यादा हो जाता है। नोट करो पूरा बात। ये क्लियर? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ बोलो। सर पहले पेज का स्क्रीनशॉट लेना। हो गया। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर वेरी हाई। ये तो क्लियर होगा क्यों। क्रोमियम का कितना होता है बताओ? क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन की एनर्जी के बाद क्या, पहले 3d5 4s1 है, एक निकला तो 3d5 बन गया। जैसे ही 3d5 बना तो अब 3d5 तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, दूसरी बार निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। और कॉपर का 3d10 4s1 है, तो जैसे ही एक निकलेगा तो ये 3d10 रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 3d10 रहेगा तो इसका क्या होना चाहिए, इससे भी निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। एक सिंपल सा इरेगुलर ट्रेंड याद रखना, निकलने के बाद अगर एक्सचेंजेस बढ़े तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, एक्सचेंजेस नहीं बढ़े तो जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा। दिस इज द रीजन फॉर दिस इरेगुलर ट्रेंड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और IE1 का Mn कितना 3d5 4s2 ना। ये एक चीज याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, IE2 जिंक का क्या होगा? IE2 जिंक का क्या होगा बताओ? एक्सेप्शनली लो होना चाहिए कि नहीं? क्यों? बिकॉज जिंक तो 3d10 4s2 है, पहली बार निकलना तो यार बहुत मुश्किल है, बट एक बार जब निकल गया तब तो 3d10 4s1 बन गया, और 3d10 4s1 से निकालना आसान हो गया। क्योंकि एक बार जब निकल गया तो फिर ये जिंक बन गया। IE2 की बात कर रहा हूं, दूसरी बार निकालना, बिकॉज द आयनाइजेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन resulting in a stable 3d10 configuration। I2 तो बनना ही चाहेगा, दूसरी बार निकालने में तो इलेक्ट्रॉन विल हेल्प, बोलेगा यस आई वांट टू बिकम दैट 3D स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा, IE3 जो होगा
फॉर Mn2+ एंड Zn2+, वेरी हाई होना चाहिए। आई होप ये भी क्लियर होगा। ऐसा क्यों यार? Mn2+ का 3d5 4s2 है, पहली बार निकाले, दूसरी बार निकाले, उसके बाद तो ये स्टेबल बन जाएगा ना। ठीक है, एंड Fe का कितना होता है, इतना चीज याद रखना। इतना याद रखना। तो नोट करो। I3 इतना कम क्यों होगा? बिकॉज 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ना। चलो आगे बढ़ूं। एक सेकंड सर। डन सर। ठीक, अच्छा एक और चीज याद रखना, IE1, ये सब तो कर भी लोगे, मैग्नीज का क्रोमियम से ज्यादा है, ये तो पहला ही डेटा लिखा दिया हूं। लेकिन IE2 किसका ज्यादा होगा? जस्ट एक मिनट। और IE2 जो है वो फिर याद रखना, फिर क्रोमियम का ज्यादा हो जाता है। क्यों? ये सब तो क्लियर होगा अब। IE2 एक बार क्रोमियम क्या है? क्रोमियम इज 3d5 4s1।
एक बार जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस इज IE1, तो क्या बन गया 3d5 4s0। अब I2 निकालना क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट ना। टफ क्यों, डिफिकल्ट क्यों होगा? बिकॉज इट हैज अटेन्ड अ 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? इसीलिए पहली बार तो मैग्नीज का ज्यादा है IE1, लेकिन दूसरी बार क्रोमियम का ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अच्छा लास्टली एक और फैक्टर याद रखना। ठीक है, जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है IE1 of 5D series greater than IE1 of 4D and 3D। ये भी हम लोगों ने देखा है, कैसे इसको देख लेते हैं। इसका रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन। अच्छा यार, तुम 5D सीरीज में अगर जाओगे तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 5D सीरीज में जैसे ही नीचे जाओगे तो देर आर फिल्ड कौन सा ऑर्बिटल्स, 4f ऑर्बिटल्स। और 4f ऑर्बिटल्स का आप लोग को मालूम है, the 4f ऑर्बिटल्स हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एज ए रिजल्ट जेड इफेक्टिव क्या होता है, लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद आ रहा है ना? जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव increases greater force of attraction acting on the outermost electrons। ठीक है, therefore ionization energies are higher। बोलो कोई डाउट? बस एक्सेप्शन याद रखना, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, वाइट्रियम का, फिर लैंथेनम का, एक ये याद रखना एक्सेप्शन। ठीक है, निकल का, पैलेडियम का, फिर प्लैटिनम का। प्लैटिनम किस सीरीज में, प्लैटिनम का सबसे ज्यादा हो जाता है, ये सब याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है ना, पैलेडियम का 804 है, 5D सीरीज का है, लेकिन प्लैटिनम 4D का होकर भी 870 का हो जाता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। फिर याद रखना, पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा
मैक्सिमम इज ऑफ Hg, इसको याद रखिएगा, Hg का सबसे ऊपर है पूरे डी ब्लॉक में। और एक और चीज याद रखना, जिंक, कैडमियम और Hg में सबसे ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी में Hg तो है ही, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कैडमियम है। ये सब याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रेंड दिखा दिया हूं, कौन कौन से याद रखने हैं। मैक्सिमम Hg का है, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है 5D सीरीज का है, 4f ऑर्बिटल्स बहुत आ गए होंगे, तो अच्छा खासा वो ये कर लेता है, ठीक है। और तो इतना सारा चीज ठीक है, इतना सारा चीज याद रख लोगे तो हो जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं है, बहुत सारी चीजें याद कर ली, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या क्या आता है देख लो एक बार। अच्छा, पहला पॉइंट तो याद रखना, ये जो डी ब्लॉक वाले हैं दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जितने भी हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो यार, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये याद रखना, रीजन दिस इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ, मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। इनर n-1d electrons in addition to outer ns electrons, because the most important reason is coming, the energies of ns and n-1d subshells are almost equal। देखो ध्यान से इसमें क्या हो रहा है यार, तुम जैसे कोई Fe है, या चलो मैंगनीज लेते हैं, मैंगनीज का केस लेते हैं, मैंगनीज का होता है 3d6 4s2, यार मैंगनीज +2 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, सब +5 या +3 शो करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा, इस बात है फ्रॉम डी। इसका क्या मतलब है, अगर कोई, जबकि डी जो है थर्ड शेल का है, देयर शुड हैव बीन अ ट्रिमेंडस गैप इन द प्रिंसिपल शेल्स। मान लो 4s से 2 निकल गया सर, तो जनरली तुम पी ब्लॉक में क्या देखे हो, अरे फोर्थ शेल का निकला तो उसके बाद थर्ड शेल का नहीं निकलता है, बट यहां पर 4 and 3d दोनों निकल सकते हैं। वाई? बिकॉज द एनर्जी गैप इज वेरी लेस। मान लो 4s का एनर्जी इज, 4s को निकालने के लिए 100 जूल लग रहा है और 3d को निकालने के लिए 98 जूल्स लग रहा है, तो यार जब 100 में काम हो सकता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लगा करके 3d में भी निकल ही सकता है। ये एनर्जी गैप बहुत कम, सॉरी 3d में थोड़ा 102 जूल्स लग रहा है, 2 जूल का फर्क है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज लाइक कि कोई आदमी बहुत मेहनत कर चुका है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत डाल करके और भी चीजें कर सकता है, इफ द गैप इज नॉट वेरी हाई। हाँ, तुम मुझसे पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों, कि वाई डिस्पाइट द शेल बीइंग चेंज्ड, ये 4f का है, ये थर्ड का है, वाई इज द एनर्जी गैप सो लेस, जबकि शेल में तो बहुत का डिफरेंस आना चाहिए। इसका रीजन है, अगेन
डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में यहाँ पर न्यूक्लियस है, जस्ट इमेजिन अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर 3d है और 4s है, शेल नो डाउट चेंज है, डी ऑर्बिटल्स इनर वाले हैं, नाउ दीज आर पुअर शील्डर्स। पुअर शील्डर्स के कारण क्या होता है बताओ? पुअर शील्डर्स का मतलब है जो Z इफेक्टिव है इन सब का, न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन का जो फोर्स है जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन में बढ़ने के कारण एनर्जी क्या होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का? अरे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चाहता है उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने से क्या होगा, 4s थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा 3d के, और क्लोज आ जाएगा जिसके कारण इनका एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर 4s से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, देयर इज नथिंग एस्टोनिशिंग अबाउट दिस कि इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो बी removed from 3d because the energy requirement is very less. If a system can supply 100 joules of energy to remove electrons from 4s, थोड़ा सा वो 3d से भी आराम से निकाल ही सकता है if its own requirement is only a matter of some few changes. It can add up that extra and manage that. And in the process of managing it, बहुत सारे variable oxidation states are seen. And why is the energy gap less? Because here again there are d orbitals. D orbitals are poor shielders, जिसके कारण z effective बढ़ जाता है। प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4s इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ जाता है तो 4s ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगा, तो दे विल बी ड्रॉन इन क्लोजर, एनर्जी कम हो गया है, भले ही वो फोर्थ शेल के हैं बट एनर्जी थोड़ा कम हो चुका है, और यही कारण है कि दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नोट करो। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है? क्या यार तुम लोग कुछ बोलता भी नहीं है। हाँ क्लियर है सर। चल समझ गया सर। अंडरस्टूड। ठीक समझ गया सर। ठीक, नोट करो। और इसी का नोट करो, तुम अगर ध्यान दो तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यू हैव टेकन द इनर ऑर्बिटल्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल हाइब्रिडाइजेशन। व्हाई डिड यू डू दैट? कभी देखे हो क्या कि पी ब्लॉक का केमिकल बॉन्डिंग 11th में किए थे तो इनर वाला शेल वाज पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन विद द आउटर मोस्ट शेल? PCl5 का sp3d लिखते हो, सब एक शेल का नंबर है, किसी का शेल नंबर चेंज नहीं है, बट डी ब्लॉक में तुम लिखे हो D2sp3 जबकि D2 वाला है थर्ड शेल का और बाकी है फोर्थ शेल का। क्यों ये पॉसिबल है? व्हाई इज दिस पॉसिबल कि एक थर्ड शेल वाला इज हाइब्रिडाइजिंग विद अ हायर शेल, जबकि हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी तो बोलता है कि ओनली दोस कैन हाइब्रिडाइज व्हिच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। दिस इज द रीजन एनर्जी गैप इज वेरी लेस। ये तो वहीं क्लियर हो गया होना चाहिए जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे होगे कि 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। दैट इज द रीजन कि आप D2sp3 नाम का चीज बनाते हो। आप 11th के केमिकल बॉन्डिंग में कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखे होगे पी ब्लॉक में जो एक इनर शेल वाला है और एक आउटर मोस्ट शेल वाला है। डी ब्लॉक में आप लिखते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसके बाद lower oxidation state is shown only when ns electrons participate in bonding. और हायर कब शो होगा? ऑब्वियस बात है हायर। when both ns
and N-1D. चलो अब थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली शो होता है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको हम लोग को लिखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम याद रखना सिर्फ +3 शो करता है, ओनली +3। टाइटेनियम +2 भी, +3 भी, +4 भी। वैनेडियम +2, +3, +4, +5। क्रोमियम +2 से लेकर के +6, और मैग्नीज तो +2 से लेकर के +7 तक शो करता है। सबसे ज्यादा वैरायटी मैग्नीज के पास है। फिर Fe जो है +2, +6, ठीक है। कोबाल्ट निकल के बारे में याद रखना +2 और +3। कॉपर तो +1, +2, और जिंक भी +2। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। याद रखना क्रोमियम का +4, +5। आयरन का भी +4, +5 भी थोड़ा शो करता है, ये कुछ किताब डोमिनेट नहीं है। कोबाल्ट का +4। दीज आर अनस्टेबल, नोट कर लो। चलो लो, आगे बढ़ो। सर आपने वो लास्ट लाइन में अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सीआर के कौन से दोनों लिखे हैं? +4 और +5 जनरली उतना स्टेबल नहीं होता है। ओके सर। सर कुछ रीजन है इनका? अभी इसका देखेंगे, वो ये क्या बोलते हैं, अभी वैल्यूज देखेंगे। यस, M+2 से M+3 बनने वाला देखेंगे। चलो आगे बढ़ो। एक सेकेंड सर। डन सर। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। अच्छा, कोई पूछेगा विच इज द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट? आंसर सर स्कैंडियम। यस, स्कैंडियम इज द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज ओनली वन। जिंक भी है, बट जिंक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट कंसिडर्ड एट ट्रांजिशन मेटल। इसीलिए। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पलर से। और बहुत बच्चों को, ठीक है। कौन डी ब्लॉक में 3D सीरीज में वैरायटी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है सबसे ज्यादा? मैंगनीज। सर मैंगनीज। हम्म
ठीक है। उसके बाद ठीक है, और उसके बाद कौन सा आएगा? अच्छा, ये सब कुछ जनरल पॉइंट्स है। इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन +2 एंड +3, +2 और +3 वाले वैसे एक्सेप्शंस तो आता ही है, ठीक है, मोस्टली आयनिक होते हैं, मोस्टली आयनिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल भी देता हूँ, एग्जांपल जैसे इसमें कौन आता है, MnO जानते हो, आयनिक होता है, ठीक है, लेकिन यहीं पर MnO3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवेलेंट आता है। एक और क्वेश्चन याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए CrO, Cr और CrO3, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब याद है, मोर इज द एसिडिटी, ये सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। MnO, MnO2, Mn2O7 बताएगा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट जो है also form oxidation state, also form compounds in low oxidation state, जैसे कि अभी किए होगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCO4, FeCO5, ये सब किए होगे, जिसमें निकेल और आयरन कौन से स्टेट में है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा है ये? 10th है क्या? जल्दी कॉपी करो। सर हाँ बोलो। सर डी ब्लॉक आज खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी लंबा चलेगा, ओके सर। देख लो सब है। अभी K2Cr ट्यूशन बाकी है, KMnO4 बाकी है, उसके बाद खत्म होता है। एक क्लास और, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? अगर देखोगे तो सभी +2 तो शो कर ही रहे हैं, सभी +2 शो कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ना? यस सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, ये सब पॉइंट सब जो इम्पोर्टेंट है देखो, ठीक है। पी ब्लॉक में आपने क्या देखा था कि आप जैसे जैसे नीचे जाते थे क्या होता था? अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? अगर आप लोग को याद हो तो डिक्रीज होता था,
लेकिन यहां पर इसको कौन सा इफेक्ट बोलते थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन यहां पर डाउन द ग्रुप in D block, down the group, stability of higher oxidation state क्या होता है? Increases. ठीक है, ये सब याद रखना। are more stable, for example, इसमें क्या है, जैसे ग्रुप 6 में अगर देखा जाए तो मॉलिब्डेनम का कितना है? मॉलिब्डेनम का +6, ठीक है। सबसे नीचे कौन लाई करता है? टंगस्टन ना। हाँ, तो ग्रुप 6 में सबसे ऊपर जानते हो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल याद रखना क्रोमियम। मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ तुमसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अच्छा, ReO4- ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि MnO4- ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ, विच इज मोर स्टेबल? Re का +7, Mn का +7, विच इज मोर स्टेबल? सर Re आरी का। प्लस Re का Re+7 ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि इसका रिएक्टिविटी कम है, ये ज्यादा अच्छे से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। Mn+7 थोड़ा अनस्टेबल है, वो चाहेगा कि मैं रिएक्शन करूं, मैं +7 से उतना अच्छा, आई एम नॉट that satisfied with the +7 oxidation state as Re. This is the oxidizing agent power. Clear everyone? ठीक है। एक और पॉइंट लिखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द एंटायर डी ब्लॉक मालूम है कौन शो करता है? ऑस्मियम। ऑस्मियम कितना का शो करता है? +8। +8 का शो करता है। और इसके साथ एक और है क्या? एंड रुथेनियम। याद रखना, ऑस्मियम के बारे में तो ऑर्गेनिक में किए और देखे होगे ये कंपाउंड। एल्कीन्स में जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो जाए तो बोलना।
चलो आगे बढ़ूं। यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो एक और चीज याद रखना, CrO3 in acidic medium, stronger oxidizing agent. क्यों, बता दिया ना। डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ता है, तो उसीलिए उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है that is stabilized by oxygen and fluorine। ऑब्वियस बात है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट किस कब आएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चाहेगा तो बोलेगा मेरे पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डालो, तो बगल वाला सराउंडिंग एलिमेंट शुड हैव बीन व्हाट, द सराउंडिंग एलिमेंट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन या फ्लोरीन, उसमें से भी मोर देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोर। ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स कौन बना सकता है, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, इसीलिए फ्लोरीन से भी बेटर ऑक्सीजन है at stabilizing higher oxidation states due to the nature of oxygen to form strong double bond। ये सब याद रखना, ये सब सब एनसीईआरटी के लाइन सब है, ठीक है ना। देखो Mn+7 Cr+6 तक जाता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, V2O5। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जनरली ऑक्सीजन आता है, लेकिन फ्लोरीन भी है, लेकिन फ्लोरीन से भी बेटर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन से भी बेटर। क्लियर है, इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पूरा। इसमें एक और चीज याद रखना, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, CrF6 एग्जिस्ट करता है, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद ये सब भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सब इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सब में दिया हुआ है सब। एनसीईआरटी में ना कुछ कुछ चीजें ऐसी दे दी रहती हैं जो डायरेक्टली नहीं देता है। अनस्टेबल है ये सब, हाईली अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट, बताता हूं क्यों। हो जाए तो बोलना, किसी को देखना है कोई स्क्रीनशॉट। सर पेज नंबर 8। सर पेज 3।
सर सॉरी सर, पेज 2, सॉरी सर। थैंक यू सर। ठीक है, और कुछ किसी को? नोटेड। अच्छा, Fe(I3) अनस्टेबल क्यों है? Fe+3 है, I- है, ये जान लेना। Fe+3 जो है ना, दैट इज, और I- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों एक साथ रहते ही नहीं है, एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। Fe(I- एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, रहता ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली CuF भी एग्जिस्ट नहीं करता है। CuF आप लोग को पी ब्लॉक में याद होना चाहिए। CuF क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? बिकॉज F2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी स्ट्रॉन्ग क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके प्रेजेंस में Cu+ रहता ही नहीं है। Cu+ को ऑक्सीडाइज कर देता है वो +2 में। तो रह ही नहीं पाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। Fe(I3) एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, वैनेडियम का +5 स्टेट शोन ओनली बाई VF5। चलो नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, Cu+ के बारे में याद है, एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन, याद रखिएगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपर का +2 इन एक्वस स्टेट is more stable than Cu+1। इसका रीजन पूछता है, ड्यू टू द लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+। ठीक है, Cu+ और Cu2+ में अगर ध्यान दो तो होना तो चाहिए Cu2+ को ज्यादा स्टेबल, 3D10 4s1 है ना, सॉरी Cu+1 को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। वाई? Cu+1 में 3D10 आ जाएगा, लेकिन Cu2+ ज्यादा स्टेबल है एक्वस स्टेट में। इसका रीजन है, Cu2+ अगर एक्वस स्टेट पानी में बनेगा तो उसको पानी जो चारों तरफ से घेरेगा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दिस विल कंपेंसेट फॉर द लार्जर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड। लिख लो, which will compensate for the large energy required to remove the second electron। ये समझा सब लोग? स्क्रीनशॉट लो।
सर हाँ बोलो। सर ये पेज नंबर 13 है शायद। 13 है। ठीक है 13। चल आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, Cu2+ तो ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए था। Cu+ से Cu2+ बना रहे हो तो ऑब्वियस बात है 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। येट Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा आसानी से बनता है बिकॉज ऑफ द लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी व्हिच कंपेंसेट्स फॉर दिस एंटायर स्टोरी। ठीक है ना। अच्छा, एंड लास्टली Mn का जो मैक्सिमम है, Mn का देखो, MnF4 है फ्लोराइड, लेकिन +4 हाईएस्ट। लेकिन हाईएस्ट मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आया, ऑक्सीजन आया। सो फ्लोरीन से ज्यादा बेटर एट स्टेबलाइजिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ऑक्सीजन। अगेन एन एग्जांपल। ठीक है, CuI2 भी याद रखना, इट इज लेस स्टेबल। ये सब तुम लोग जानते हो, पता नहीं सब इनऑर्गेनिक जब हो रहा होगा तो ये भी याद रखना, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। जानते हो किसमें, Cu2I2 में। यहां पर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी CuI। चलो ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, मेरे ख्याल से आप लोग को ये तो मालूम ही होगा। नॉट गोइंग इनटू द मच डिटेल्स ऑफ दिस। डी ब्लॉक इज फेमस फॉर फॉर्मिंग ठीक है, रीजन मालूम होगा ना, रीजन क्या है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई होप कि आप लोग को मालूम होगा। डीडी ट्रांजिशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मालूम है ना। जैसे इसका एग्जांपल KMnO4 का कलर क्या है, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इसको कौन सा ट्रांजिशन बोलते हैं, LMCT। याद है, KMnO4 K2Cr27 ये सब कलर्ड होते हैं। डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप लोग ये कर चुके हो, मुझे इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम +3 थोड़ा सा क्या है, कलरलेस होता है। वाई, नो DD ट्रांजिशन। क्यों, बिकॉज D10 सिस्टम, सॉरी D0 सिस्टम। चलो स्क्रीनशॉट लो।
आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स का टेंडेंसी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। आई होप कि आप लोग को ये कर ही चुके हो। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे, एक्सप्लेनेशन। रीजन, यार कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं तो स्मॉल साइज होगा, तभी तो इतने सारे लोग उसको सराउंड कर सकते हैं। टू स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज and availability of d orbitals, to accept electron। ये सब कर चुके हो ना। डोनेटेड बाय लिगेंड्स, तो ये तो पूरा आप कर ही चुके हो। ठीक है, इसके बारे में भी ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग को ये भी मालूम है इट फॉर्म्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, अगेन नॉट गोइंग टू द वेरी डिटेल ऑफ इट, आप लोग को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जिसके कारण होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहां तक सबको, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे करते हो बताओ, मैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, बीएम को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, आप लोग को ये सब भी आता है। और 1 बीएम मालूम है कितना होता है, EH/4πmc। ठीक है, और लास्टली आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इन एडिशन टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फ्यू सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, सच एज आयरन, आयरन ऑक्साइड,
which are very strongly attracted by applied magnetic field. इनको कौन सा मेटेरिज्म बोलते हैं? ठीक है, and are called ferromagnetic याद रखना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसमें क्या है? ये जो स्मॉल एटम्स होते हैं कौन कौन से? ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, जैसे कि कौन कौन? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन गेट ट्रैप्ड। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इनके बारे में जनरली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में टाइटेनियम कार्बाइड Mn4n, Fe3H, TiH2 एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट, ये जो बीच में ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ फिलिंग ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस, क्या होता है? द ट्रांजिशन मेटल्स बिकम रिजिड एंड हार्ड। ठीक है, these interstitial compounds have similar chemical properties as the parent metal। ठीक है, but differ significantly in physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफर करते हैं, सच एज डेंसिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी। स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल जैसे कि स्टील हुआ एंड कास्ट आयरन, याद है ये सब हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विथ कार्बन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विथ कार्बन, जिसके कारण ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसको याद रखना। ठीक है ना। और लास्टली जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आता है।
मेल्टिंग पॉइंट्स इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, लेकिन रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। वेरी हार्ड। केमिकली इनर्ट। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो लास्ट कर लेते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन में मालूम ही होगा आप लोग को, एलॉयज आर homogeneous solids in which atoms of one metal, ठीक है, randomly distributed among atoms of other metal। ठीक है, alloys generally formed, ये सब फैक्चुअल पार्ट है, alloys generally formed by those atoms which have metallic radii within 15% of each other। याद रखना ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, alloys are hard, have high melting point, more resistant to corrosion than parent metal। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट पेज दिखाना है बस। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर, टिन, ब्रास, कॉपर, जिंक। और लास्टली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं ना साइज में, इसीलिए उनके बीच में अलॉय बन सकता है। सो नेक्स्ट क्लास सब कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताओ कुछ, अगर किसी को कोई स्क्रीनशॉट कोई छूट गया हो या कुछ पूछना है तो बताओ।